हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष के अंतर्गत प्रथम प्रश्न पत्र के अपने अध्याय सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर के बारे में आगे जानेंगे। अभी तक हम अपने अध्याय सामाजिक संरचना के अंतर्गत सामाजिक संरचना का अर्थ और इसकी विशेषताओं को जान चुके हैं। हमने जाना था कि संसार में जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी की कोई ना कोई संरचना अथवा ढांचा अवश्य होता है, और इसी प्रकार समाजशास्त्र में भी कोई भी जब संरचना की बात करी जाती है, सामाजिक संरचना की बात की जाती है, तो सामाजिक संरचना जो है वो कई समूहों, कई इकाइयों आदि से मिलकर जो प्रतिमान निर्मित होता है उसको सामाजिक संरचना कहा गया था। जैसे पार्सन्स ने भी अपनी परिभाषा में बताया था कि सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों, साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थितियों और कार्यों के विशिष्ट क्रमबद्धता को कहा जाता है। यानी कि सामाजिक संरचना समाज में लघु और वृहद इकाइयों, पद, भूमिका, समूह, संस्था, एजेंसियों आदि से जो निर्मित जटिल क्रमबद्ध जो व्यवस्था बनती है उसको सामाजिक संरचना कहा गया था। आज हम सामाजिक संरचना के अंतर्गत प्रकार्य की क्या अवधारणा है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि जब हम सामाजिक संरचना की बात करते हैं तो प्रकार्य की अवधारणा को भी समझना आवश्यक है। समाजशास्त्र में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अवधारणा का प्रयोग बहुत बाद में होने लगा। इन अवधारणाओं में संरचना और प्रकार्य पर सामाजिक मानवशास्त्र में रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने अलग अलग 19वीं शताब्दी में कार्य प्रारंभ किया। रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना की अवधारणा को प्रमुख माना, तो वहीं मेलिनोवस्की ने प्रकार्य को प्रमुख माना। ये दोनों ही अवधारणाएं क्रमशः इनके नामों से के साथ पहचानी जाती रही हैं। समाजशास्त्र में कई रूपों में ये अवधारणाएं प्रयुक्त होती हैं, जैसे संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, संरचना और प्रकार्य, या केवल प्रकार्यात्मक विश्लेषण। ये सभी सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना को भी विद्वानों ने पर्याप्त रूप से प्रयुक्त किया है। वास्तविकता तो यह है कि हम संरचना की व्याख्या कार्यों की सहायता के बिना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कार्यों का वर्णन संरचना के संदर्भ के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ प्रकार्य की अवधारणा, परिभाषा, विशेषता, गुण आदि के बारे में भी जानना आवश्यक हो जाता है। मर्टन ने संरचना और प्रकार्य की अवधारणा का जो प्रयोग है विस्तार से इस अवधारणा को उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले हम प्रकार्य की अवधारणा, उसका अर्थ और परिभाषा के बारे में जानेंगे। मर्टन ने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में प्रकार्य शब्द के संबंध में बताया है, और इस अवधारणा का समाजशास्त्र में किन अर्थों में प्रयोग लगाया जा रहा है उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि सामान्यतः जो होता है प्रकार्य शब्द कई अर्थों में लिया जाता है। जैसे अगर हम सामान्य रूप में देखें तो दिवाली, दशहरा, उत्सव, फंक्शन, जो प्रकार्य शब्द का अर्थ फंक्शन को त्योहारों के रूप में लिया जाता है, उत्सव के रूप में लिया जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखें सामाजिक आर्थिक विश्लेषण में प्रकार्य का जो अर्थ होता है व्यवसायिक घटनाओं के संदर्भ में लगाया जाता है। मानव शास्त्र में प्रकार्य को उसी रूप में प्रयुक्त किया जाता है जिस रूप से जीव विज्ञान में किया जाता है। जैसे कोई अभ्यास अथवा विश्वास का समाज में बने रहने का क्या योगदान है। इस प्रकार हम प्रकार्य शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे जो सामाजिक संरचना की अवधारणा के संदर्भ में लगाया जाता है। यानी कि समाजशास्त्र में प्रकार्य शब्द का क्या अर्थ है, किस प्रकार से प्रकार्य शब्द का प्रयोग समाजशास्त्र में किया जाता है, यहाँ हम जानने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उनकी परिभाषाओं को जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले परिभाषा मर्टन की।
मर्टन के अनुसार प्रकार्य वह अवलोकित परिणाम है जो सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन अथवा सामंजस्य करता है। यानी कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी सामाजिक संरचना है, उसमें इकाइयों का वो कार्य जो व्यवस्था का अनुकूलन और सामंजस्य स्थापित करता है, वो प्रकार्य कहलाता है। इसी प्रकार जॉनसन ने लिखा है, अगर कोई आंशिक ढांचा, कोई उपसमूह, भूमिका, सामाजिक सामान्यक अथवा सांस्कृतिक मूल्य सामाजिक प्रणाली या उप प्रणाली की एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देता है, तो यह कहा जाता है कि वह प्रकार्यात्मक है। यानी कि जब कोई इकाइयां हमारी इन व्यवस्थाओं में एक या अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, तो वो कही जाती हैं कि वो प्रकार्यात्मक है। यानी कि हमारी जो इकाइयां हैं जिससे हमारी सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, वो जब हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में सहयोगी होती हैं, तो वो सहयोग, वो कार्य जो होता है, वो उनका प्रकार्य कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक प्रकार्य के अर्थ को समझा। इसके अर्थ को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रकार्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अनेक विद्वानों ने प्रकार्य की विशेषताएं बताई हैं। इनमें प्रमुख रूप से रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, दुर्खिम, किंग्सले डेविस, मर्टन, पार्सन्स आदि हैं। इन विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से प्रकार्य की विशेषताएं और लक्षण बताए हैं। मर्टन ने प्रकार्य की विशेषताओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है। इन्होंने प्रकार्य की जो विशेषताएं बताई हैं वो रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की, दुर्खिम, किंग्सले डेविस आदि के अध्ययनों में से सर्वेक्षण करके बताई हैं। यानी कि जो संक्षिप्त रूप उनका उन्होंने बताया है वो इस प्रकार है, उनको हम यहाँ जानेंगे। तो मर्टन ने जो विशेषता बताई है वो सबसे पहली विशेषता है प्रकार्यात्मक एकता। प्रकार्यात्मक एकता। रैडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोवस्की ने सामाजिक संरचना की विभिन्न इकाइयों के संबंध में कहा है कि ये समाज में एकता बनाए रखती हैं। यानी कि जो इकाइयां परस्पर निर्मित होती हैं जिससे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, एक बाहरी ढांचा हमें दिखाई देता है, ये सभी इकाइयां जो है समाज में एकता बनाए रखती हैं। जिस प्रकार से जीव के विभिन्न अंग, एक शरीर के जो हमारे अंग होते हैं जो परस्पर एकता के रूप में संबंधित होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना की प्रत्येक इकाई जो होती है एक दूसरे से संगठनात्मक रूप में कार्य करते हुए संबंधित रहती है। यानी कि इनमें प्रकार्यात्मक एकता पाई जाती है। इसी प्रकार इसकी दूसरी विशेषता के अंतर्गत बताया गया है प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता। मर्टन से पहले समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानवशास्त्रियों का मानना था कि जहां जहां मानव समाज है वहां वहां सामाजिक इकाइयां कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति अवश्य करती हैं। मेलिनोवस्की जो कि कट्टर प्रकार्यवादी हैं, उनका भी कहना है कि प्रत्येक इकाई प्रत्येक स्थान पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इनका तो यहाँ तक कहना था कि सामाजिक संरचना में केवल वही इकाइयां होती हैं जो सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूर्ति करती हैं। यानी कि विद्वानों का मानना था कि प्रत्येक इकाई जो होती है सामाजिक संरचना में उसका कार्य कोई ना कोई आवश्यकता पूर्ति करना अवश्य होता है। इस प्रकार प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता की विशेषता जो है प्रकार्य के अंतर्गत पाई जाती है। यानी कि प्रत्येक इकाई हर जगह पाई जाती है, सामाजिक संरचना में कोई ना कोई इकाई होती है और उनका कोई ना कोई कार्य यानी कि उस व्यवस्था के संतुलन बनाए रखने में कार्य अवश्य होता है। परंतु मर्टन कहीं ना कहीं इनकी विचारधारा से पूर्णतः सहमत नहीं थे। इसी प्रकार इसकी तीसरी विशेषता है प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता। प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता।
विद्वानों का मानना था कि सामाजिक संरचना में इकाइयां या उनके कार्य अपरिहार्य हैं तथा प्रकारों को संरचना से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि प्रत्येक जो इकाई समाज की संरचना के लिए आवश्यक है, तो वही उनके प्रकार्य भी होते हैं, तो इनको अलग नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार इसकी चौथी विशेषता है प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य। मर्टन ने सामाजिक संरचना की इकाइयों के जो कार्य होते हैं उनको 3 भागों में बांट दिया। यानी कि सामाजिक संरचना की जो इकाइयां कार्य करती हैं उनको 3 भागों में मर्टन ने बांटा। जैसे कि हमने अभी बताया था कि प्रकार्य का अर्थ क्या होता है, समाज की इकाइयों का वो कार्य जो सामाजिक व्यवस्था के संतुलन को बनाए रखने में काम करता है। परंतु मर्टन का मानना था कि कई कार्य या इकाइयों के कई कार्य ऐसे भी होते हैं जो समाज की व्यवस्था को असंतुलित कर देते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था इकाइयां भी होती हैं जो ना तो समाज की व्यवस्था के संतुलन में सहयोग करती हैं, ना ही वो असंतुलन पैदा करती है। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रकार्य की अवधारणा को 3 भागों में बांट दिया, प्रकार्य, अकार्य और दुष्कार्य। इसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि संरचना की अधिकतम इकाइयां जब वे कार्य करती हैं तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने और समायोजन लाने में सहायता करती हैं, तो वो प्रकार्यात्मक इकाइयां कहलाएंगी। परंतु कुछ इकाइयां ऐसी होती हैं जो अध्ययन के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार से संबंधित नहीं होती, ना तो वो व्यवस्था बनाए रखने में और ना ही अव्यवस्था में किसी प्रकार की भूमिका निर्वाह करती हैं, तो वो अकार्य कहलाएंगी। इसी प्रकार सामाजिक संरचना की कुछ इकाइयां समाज व्यवस्था बढ़ाने या अनुकूलन एवं समायोजन को कम करने में भूमिका निभाती है, यानी कि विघटन को बढ़ाती हैं, तो वे दुष्कार्य कहलाएंगे। यानी कि ऐसी इकाइयों का कार्य जो समाज व्यवस्था को बनाने की बजाय समाज व्यवस्था को, संगठन को कम कर देता है, तो वो उनका दुष्कार्य कहलाएगा। इसी प्रकार मर्टन ने आगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार्य के बारे में बताया है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। मर्टन ने सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों के 2 उप कार्यों को बांट दिया। यानी कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अगर हम ये बात करें इकाई के कार्य, ठीक है, तो इकाई के कार्य तो मर्टन ने किस तरीके से बांटे थे? अभी मैंने बताया ऊपर, प्रकार्य, फिर अकार्य और दुष्कार्य, ठीक है। और मर्टन ने इनके कार्यों को भी आगे 2 भागों में बांट दिया, प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष, ठीक है। इसी प्रकार दुष्कार्य में भी आगे 2 भागों में बांट दिया, प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य। यानी कि सामाजिक संरचना की इकाइयों के प्रमुख कार्यों को आगे 2 उपभागों में बांट दिया गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्य। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता बताई गई है अनुकूलनता तथा सामंजस्यता। यानी कि प्रकार्य समाज में अनुकूलनता और सामंजस्य को बढ़ाते हैं। जैसा कि बताया कि प्रकार्य समाज व्यवस्था के वे कार्य हैं, इकाइयों के वे कार्य हैं जो सामाजिक संतुलन को बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब है जो प्रकार्य होते हैं वो अनुकूलनता और सामंजस्यता को
बढ़ाते हैं। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है समाज द्वारा स्वीकृत। यानी कि सामाजिक संरचना के तत्व, इकाइयां, संस्थाओं, एजेंसियों आदि के कार्य समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। भिन्न भिन्न समाजों में इकाइयां अलग अलग होती हैं तथा उनके कार्य समाज की आवश्यकता के अनुसार तय किए जाते हैं। ये परिवर्तनशील भी होते हैं। यानी कि एक समाज में जो इकाइयों के से उम्मीद की जाती है, समाज द्वारा स्वीकृत है कि ये इनका कार्य होगा, तो हो सकता है दूसरे समाज की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो उनका समाज द्वारा स्वीकृत कार्य न हो। यानी कि प्रकार्य जो होते हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसी प्रकार इसकी अगली विशेषता है आवश्यकताओं की पूर्ति। यानी कि मैलिनोवस्की प्रकार्य की इस विशेषता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक इकाई हर स्थान पर कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करती है। आपने लिखा भी है कि जो इकाई आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करती वह संरचना में बनी नहीं रह सकती। तो इस प्रकार समाज की जितनी इकाइयां होती हैं जो समाज व्यवस्था के लिए कहीं ना कहीं आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोगी होती हैं, उसी से संतुलन बना रहता है। तो प्रकार्य की विशेषताओं के अंतर कहा जाता है कि ये आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने प्रकार्य की विशेषताओं के अंतर्गत प्रकार्यात्मक एकता, प्रकार्यात्मक सार्वभौमिकता, प्रकार्यात्मक अपरिहार्यता, प्रकार्यों को आगे मार्टन ने 3 भागों में बांटा, प्रकार्य, अकार्य, दुष्कार्य। और आगे उन्होंने ये भी बताया कि जो प्रमुख कार्य हैं उनको भी आगे 2 प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य, इसी प्रकार दुष्कार्य को भी प्रत्यक्ष कार्य और अप्रत्यक्ष कार्य के रूप में बांटा गया है। तो वहीं प्रकार्य की विशेषताओं के अंतर्गत बताया गया है कि अनुकूलता और सामंजस्य पैदा करते हैं, ये समाज द्वारा स्वीकृत हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो हमने प्रकार्य की विशेषताओं के आधार पर भी प्रकार्य को जाना कि प्रकार्य क्या है। तो स्टूडेंट अब हमने सामाजिक संरचना के अंतर्गत संरचना का अर्थ, उसकी विशेषताएं, प्रकार्य और संरचना किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, प्रकार्य क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, उनके बारे में जाना। तो ये हमारे क्लास यहीं पे समाप्त होती है।